हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ रीट 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। आपके जो है कब से फॉर्म शुरू होंगे, क्या लास्ट डेट है और आपका एग्ज़ाम कब होगा। इसके अलावा आपके रीट में लेवल 1 का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, लेवल 2 का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, और NIOS वाले आपका जो है रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं, NIOS DLED वाले, ठीक है, जिन्होंने डिस्टेंस से DLED किया है। इसके अलावा आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका रीट का एग्ज़ाम है क्या और इसका क्या फ़ायदा हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से आपका CTET का एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है टीचर्स के लिए, यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आपका यूपी का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है टीचर्स के लिए, सेम आपका रीट क्या है, राजस्थान का भी जो है टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, ठीक है। पहले क्या होता था, रीट एग्ज़ाम के थ्रू ही आपकी जो राजस्थान में प्राइमरी और जूनियर की रिक्वायरमेंट होती थी उनको फिल किया जाता था रीट के मार्क्स की मेरिट बना करके। बट अब इसमें भी थोड़ा चेंज हो गया है यूपी की तरह। जैसे आपको यूपी में यूपी टेट या CTET वाले जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसी तरह एक रीट के बाद इन्होंने एक एग्ज़ाम और कर रखा है जिसको आप सुपर टेट बोल सकते हो, ठीक है, सुपर रीट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और वो एग्ज़ाम आपका क्या पैटर्न है, उसका क्या सिलेबस है, उसके बारे में पहले ही अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले तो रीट के थ्रू आपकी भर्तियाँ होती थी, बट अब केवल रीट आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रह गया। आपको बस क्वालिफाइंग नंबर लेके आने। जनरल वालों के लिए जो आपका क्या है वो 90 मार्क्स हैं, और बाकी OBC वालों के लिए वो 82 मार्क्स है, ठीक है। तो अब आपको केवल 90 और 82 ही लेके आना है, बाकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद अब आपका एक और एग्ज़ाम जो होगा उससे भर्ती होगी, ना कि अब रीट के नंबरों से भर्ती होगी। रीट के नंबरों का भर्ती में कोई भी यूज नहीं है, केवल आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आपके जो अदर स्टेट वाले हैं वो रीट के एग्ज़ाम को भर सकते हैं नहीं, इसकी डिटेल भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन लोगों के और हैं कि आपका जो लोगों ने 2021 में रीट का एग्ज़ाम दिया है और आपको पता है कि रीट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो चुकी है, ठीक है, तो क्या उनकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम हो गई है और इनको अब रीट 2022 एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो देखिए, रीट की वैलिडिटी ज़रूर लाइफ टाइम हो गई है, लेकिन जो पुराना है, जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले के कोई एग्ज़ाम है, उनकी जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाने के लिए अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि 2021 की वैलिडिटी भी जो है वो आपकी लाइफ टाइम करने की बात चल रही है। जिस तरीके से आपका CTET और यूपी टेट के जो पुराने हैं उनकी भी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम कर दी गई है, ठीक है। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अभी तक तो 2021 की वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं की है। तो अगर आप लोग जो है आगे राजस्थान की प्राथमिक भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग जो है 2022 वाला भी रीट का एग्ज़ाम में अप्लाई करें, उसको दें। और अब केवल ये आपका जो है क्वालिफाइंग ही रह गया है, ठीक है। इसके अलावा जब आपका यूपी की तरह जब सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, और यूपी का जो सुपर टेट है उसमें आपको पता है कि यूपी टेट और CTET दोनों को जो है एलिजिबल किया जाता है आपके अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो रीट के बाद, उसमें रीट के साथ साथ CTET को एलिजिबल कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, इस संबंध में अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि केवल रीट वाले ही वो एग्ज़ाम देंगे या CTET को भी जो है शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो ये मान के चलिए कि CTET को इन्होंने जो है एलिजिबल नहीं किया है। केवल जो रीट वाले जो पास होंगे केवल उन्हीं को ये लोग जो है एलिजिबल करेंगे सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। बाकी भविष्य में क्या होगा उसके बारे में अभी से कह नहीं सकता। तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहले आपकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो ये आपको PDF का एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। इस PDF को जिसको भी ज़रूरत हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकता है। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म वो शुरू होंगे वो आपके 18/4 से शुरू होंगे और 18/5 तक, 18 मई तक आपके जो है वो ख़त्म होंगे, एंड उसका 12 बजे तक, ठीक है। तो आपकी 18 अप्रैल से 18 मई तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की डेट है। इसके अलावा आपके जो एडमिट कार्ड है वो 14 जुलाई से जो है डाउनलोड होंगे। एग्ज़ाम की बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 23 और 24 जो है जुलाई को होगा। इसके अलावा अगर आपके जो है कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो उसके आगे भी डेट जा सकती है, ठीक है। तो 23 और 24 को आपका एग्ज़ाम होगा, और
अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो और भी आगे डेट जाएंगी। ठीक है, आपका जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है वो आपका 10 से 12:30 बजे तक होगा, और आपका जो लेवल 2 का एग्ज़ाम है वो 3 से 5:30 बजे तक होगा। ठीक है, तो आपके कुल 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये आपके आवेदन शुल्क है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको पता होगा, जिन लोगों ने 2021 में रीट लेवल 2 दिया था तो वो कैंसिल हो गया था, तो रीट जिन्होंने 2021 में फॉर्म भरा था उनका एग्ज़ाम भी अब रीट 2022 वालों के साथ होगा। ठीक है, तो उनसे जो है इसमें कोई भी फ़ीस नहीं ली जा रही है। ठीक है, तो हम फ़ीस देख लेते हैं। तो जो केवल लेवल 1 का डालेंगे उनके लिए 550 है। जो रीट लेवल 2 का डालेंगे, लेकिन जो 2021 वाले उनके लिए कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है, जो दोनों लेवल का डालेंगे उनके लिए 750 रुपये है। ठीक है, बाकी अब हम देख लेते हैं आगे आपका इसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। तो ये आपका है कक्षा 1 से 5। ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन है। इसके लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक, मतलब ये आपका हो गया इंटरमीडिएट 12th। ठीक है, तो आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा लिया हो। ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा का यहाँ पे मतलब आपका DLED या BTC। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों ने 4 वर्षीय डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, ठीक है, मतलब आपका जो लोग BLED कर रहे हैं वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और जो लोग पास हो गए हैं वो तो हैं ही एलिजिबल। इसके अलावा जो लोग एपीयरिंग वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। एपीयरिंग की कंडीशन ये है कि आप लोगों के 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हो और आपके सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो, जो आपकी लास्ट डेट है 18 मई, तब तक आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका हो, तो आप जो है एपीयरिंग में माने जाएंगे। अगर आपका केवल सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हुए, रिजल्ट 18 मई तक नहीं आएगा, तो आप जो है एपीयरिंग में नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो एपीयरिंग के लिए कंडीशन है आपका सेकंड सेमेस्टर पूरा हो गया हो और सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो 18 मई से पहले पहले आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें आगे देख लेते हैं कि NIOS वालों के लिए क्या है। तो आप देखिए, आपका जो ये एक नोट लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट है कि जो NIOS DLED वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने DLED किया है NIOS से, वो लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं रीट लेवल 1 के लिए। ठीक है, लेवल 2 के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, ये इसमें स्पष्ट है। अब आ जाते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए द्वितीय स्तर। और इसमें आपको एक चीज़ और स्पष्ट हो गई होगी कि आपके जो BEd वाले हैं वो क्या है, आपके लेवल 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, केवल BTC DLED और NIOS DLED वाले ही जो है एलिजिबल हैं रीट लेवल 1 के लिए। अब आ जाते हैं लेवल 2 के लिए। तो ये आपका कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए होता है। तो अब इसका देख लेते हैं। आप ए में देखिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, जिस नाम से भी जाना जाता हो, उत्तीर्ण हो या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। इसका मतलब हो गया, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया, मतलब आप DLED या आपने BTC किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। अगर आप एपीयरिंग में, तब भी आप एलिजिबल है। एपीयरिंग का मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेकेंड सेमेस्टर का परिणाम आ चुका हो 18 मई तक। इसके अलावा आप बी में पढ़ेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं BEd उत्तीर्ण या BEd कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, और वो तो आपका हो गया BTC DLED वाले एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा 50% अंकों के साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जिन्होंने BEd किया हुआ है या फिर अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं BEd के, वो भी क्या एलिजिबल है। ठीक है, अंतिम वर्ष में पढ़ने की क्या कंडीशन है, एपीयरिंग वाले हो गए, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके जो फर्स्ट ईयर है उसका परिणाम जो है 18 मई तक आ चुका हो। ठीक है, तब आप एपीयरिंग में माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो लेवल 1 के लिए आपके DLED या BTC या आपके जो BLED 4 वर्षीय डिप्लोमा है वो, और आपके NIOS DLED वाले जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर आप एपीयरिंग में हैं तब भी आप जो है एलिजिबल होंगे लेवल 1 के लिए। अगर हम लेवल 2 की बात करें तो आपके DLED या BTC या इसको आप BLED भी बोल सकते हैं, जो आपका 4 वर्षीय डिप्लोमा है। इसके अलावा जो BEd हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बस थोड़ी कंडीशन ये है कि उसमें आपका 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए लेवल 1 में, और लेवल 2 में आपका 50% अंकों के साथ जो है स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है, और एपीयरिंग वाले उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, एपीयरिंग वाले इसमें भी। ठीक है, तो लेवल 2 के लिए BTC DLED BLED और आपके BEd। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न है। आपके टोटल 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, पहले आपके हैं
बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। इसके अलावा आपकी भाषा एक, ठीक है, जो आपको जो है अपने फॉर्म में जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको चूज़ करनी होंगी, ठीक है। तो भाषा एक में आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंक होंगे। इसके बाद आपकी भाषा द्वितीय में जो है आपके पास चॉइस है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है। तो इन भाषाओं में से आपको कोई एक भाषा चूज़ करनी है, ठीक है। और ये आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। आपको ये ध्यान और रखना है कि आपकी भाषा एक और भाषा दो ये आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने भाषा एक में हिंदी चूज़ की है तो फिर आपको भाषा दो में अंग्रेजी चूज़ करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और भाषा, ठीक है। क्योंकि जो भाषाएं आपके एक में है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, वही भाषाओं के आपको ऑप्शन जो है सेकंड में भी मिलेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी दोनों भाषाएं जो हैं वो अलग अलग हों, ठीक है। इसके अलावा आपका ये चौथा खंड होगा, इसमें आपकी गणित होगी, 30 प्रश्न, 30 अंक। फिर आपका ये पांचवा भाग है पर्यावरण अध्ययन, 30 प्रश्न और 30 ही अंक, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आपका इसमें जो प्रश्नों का स्तर और जो प्रकृति होगी वो बाल का समय शिक्षण विधियों में आपकी 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन पाठन के हिसाब से होंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना पूरा, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका जो द्वितीय स्तर, और एक चीज़ और है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों ही भाषाओं में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कक्षा 6 से 8वीं तक लेवल 2 में ये भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 अंक होंगे इसमें टोटल। पहला आपका खंड का में होंगे, एक में होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, 30 प्रश्न, 30 अंक। सेम आपका इसमें भी भाषा एक सेम ऊपर वाले की तरह ही है, भाषा दो सेम ऊपर वाले की तरह 3 प्रश्न, वो 30 प्रश्न और 30 ही अंक, ठीक है। इसके अलावा इसमें फिर आपका ये आ जाएगा चौथा खंड, इसमें आपको गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हैं, तो आपको जो है गणित एवं विज्ञान को चूज़ करना है। उसमें आपके जो है 60 प्रश्न होंगे, 30 गणित के, 30 विज्ञान के, टोटल 7 अंक। या फिर आपको सामाजिक अध्ययन, अगर आप जो है BA वगैरह आपने किया है तो आपको सामाजिक अध्ययन वाला चूज़ करना है, उसमें आपके 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक, ठीक है। सामाजिक में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग साइंस स्ट्रीम के हैं वो गणित विज्ञान, और जो लोग आर्ट स्ट्रीम के हैं वो सामाजिक अध्ययन, ठीक है। अन्य विषय के शिक्षक हेतु आपको 4A अथवा बा में से कोई एक, मतलब आपको केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो आप गणित विज्ञान वाला चूज करें या फिर आप सामाजिक अध्ययन वाला, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, साइंस या आर्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चाहे आपने BCom किया हो, अगर आप BCom वाले में तब भी आपको जो है ये बा वाला चूज करना पड़ेगा, सामाजिक अध्ययन वाला, ठीक है। कॉमर्स का अलग से कुछ नहीं है। ये आपका प्रश्नों का लेवल वगैरह कैसा होगा वो सब दे रखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी दिनांक का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसमें आपका पासिंग मार्क्स का देख लेते हैं। तो आप देखिए इसमें आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक में आपको 2 कॉलम मिले होंगे, एक आपका नॉन TSP, एक आपका TSP, ठीक है। तो आपका जो TSP है वो ट्रैवल सब प्लान के लिए है, और नॉन TSP आपका जो है नॉर्मल है, ठीक है। तो TSP आपका जो है वो ट्रैवल एरियाज के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देखिए सामान्य और अनारक्षित के लिए है 60%, ठीक है, और TSP नॉन TSP दोनों एरियाज के लिए, ठीक है। तो 60% अगर आप निकालेंगे 150 का तो ये आपका बनेगा 90 नंबर, ठीक है। तो अनारक्षित के लिए हो गया, सामान्य के लिए 90 नंबर, 60%, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखिए, जो आपके अदर स्टेट वाले लोग हैं वो जो है रीट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट उनको जो है जनरल की जगह, जनरल की तरह, सामान्य की तरह आपको अनारक्षित की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर OBC, SC या ST कैटेगरी से हैं और आप लोग जो है रीट अदर स्टेट से हैं और रीट का फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको जो रिजर्वेशन का फॉर्म फ़ायदा वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जनरल में फ़ाइट करना पड़ेगा, आपको जनरल के हिसाब से ही जो है मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले भी रीट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम अदर स्टेट वालों के लिए भी बात करें तो वो सभी के लिए आपका हो जाएगा 60%, मतलब 90 नंबर, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो।
और आपका जो अनुसूचित जनजाति है एसटी, वो आपके जो नॉन टीएसपी एरियाज है उनके लिए 55% है। मतलब आपका 55% अगर आप निकालेंगे तो आपका वो 82.5 बैठता है, लेकिन उसको कम करके 82 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 82 नंबर। और नॉन आपका टीएसपी एरियाज के लिए कम कर दिया गया है, केवल 36% है। ठीक है, अनुसूचित जाति आपके जो एससी हैं और जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग हैं ओबीसी वाले हैं, अति पिछड़ा वर्ग एमबीएस वाले हैं और जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान को में आपको एक खास बात दिख जाएगी कि इन्होंने जो है ईडब्ल्यूएस को भी रिलैक्सेशन दिया है, जबकि आपको सीटेट या यूपी टेट में ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता। ठीक है, तो आपके एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वो 55% है। अगर आप 55% निकालेंगे तो ये आपका बैठेगा 82.5, मतलब आपका ये हो जाता है फिर 82। ठीक है, कम करके उसको 82 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है ये आपका 82 नंबर। लेकिन ये फ़ायदा केवल उन्हीं को मिलेगा जो राजस्थान के निवासी हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको जो है 90 नंबर ही लाने होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता जो आपकी महिलाएं हैं उनको 50% है, मतलब आपका हो जाएगा ये 75 नंबर। ठीक है, सभी महिलाओं के लिए नहीं है, केवल आपकी जो विधवा या जो महिलाएं छोड़ दी गई हैं या जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए है। ठीक है, सभी महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक है, 50% मतलब 75 नंबर। तो इसमें महिलाओं के लिए अलग से जो है कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं, सामान्य से, तो आपको 60% 90 ही लाना है। ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 55% 82 नंबर लेके आना है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट है तो आपको 90 ही लेके आना है, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आपके जो दिव्यांग लोग हैं उनको जो है 40% है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है आपको पीडी की कैटेगरी में, जबकि आपका सीटेट या यूपी टेट में इतना नहीं होता, केवल 55% ही रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो दिव्यांगजन है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है, केवल 40%। तो ये आपका हो जाएगा 15 चौका 60 नंबर केवल। ठीक है, शहरिया जनजाति के लिए आपके जो व्यक्ति हैं उनके लिए 36% है। ठीक है, जो केवल शहरिया क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो आई होप रीट 2022 एग्ज़ाम को लेकर के आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।